नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रविंदर सिंह हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम करने जा रहे हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे हम मौर्यन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक ऐसा शासक, एक ऐसा रूलर जिसकी ज़िंदगी बदल गई एक युद्ध के बाद। आम तौर पर कोई भी युद्ध करने के बाद कोई भी राजा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करता है, इंक्रीज़ करता है। इसके ठीक विपरीत सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया था, तब उसने यह डिसाइड किया कि वह आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं मित्रों और जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमें ये जानना होगा कि जिस एम्पायर पर, जिस साम्राज्य पर सम्राट अशोक राज करते थे, उस साम्राज्य को दोस्तों मगध साम्राज्य कहा करते थे। और मगध साम्राज्य आप जानते हैं, जो आपका आज का जो प्रेजेंट डे बिहार है, वहाँ पर हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। बड़े साम्राज्य को या एक बड़े राज्य को जिसमें 2-3 राज्य सम्मिलित हों या 2 से ज़्यादा राज्य सम्मिलित हों, उसे एम्पायर कहा जाता है दोस्तों इतिहास में। आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं साइड में। ये जो पिक्चर है, सरनाथ की पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। ये बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन है जो सम्राट अशोक द्वारा अपने मैसेजेस जो स्प्रेड किया करते थे, स्टोन कार्विंग की करवाकर अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया करते थे, अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। पत्थरों पर इंस्क्रिप्शंस होती थी उस ज़माने में। तो ये स्टोन्स पर कार्व करना और इसको स्टोन पर कार्व करके एक बड़े से पिलर पर रखवा दिया, जो कि सरनाथ में मौजूद है। आप सभी सरनाथ जाकर इसे देख सकते हैं। ये जो 4 मूर्तियों वाला लॉयन वाला जो मूर्ति है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। और वो ये है, जैसे हम सब जब सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक, जो कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं इतिहास में, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब्ड कराया है पिलर्स के ऊपर, रॉकी सरफेसेस के ऊपर, और अब इंस्ट्रक्शंस दिए सभी को। क्योंकि आप सभी को पता है वो बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। पहले वो हिंदू थे और बाद में वो बौद्ध धर्म को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बौद्ध धर्म से, तो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब किंगडम जो है बेसिकली जो बड़ा साम्राज्य होता है, जैसे कि मैं मगध साम्राज्य की बात करता हूँ, तो इसमें तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र जो थे, ये 3 राज्य जो थे बड़े शामिल थे। इसी को कहा जाता था एम्पायर, जिसे आप हिंदी में साम्राज्य भी कहते हैं। एम्पायर जो था मगध साम्राज्य का, ये सम्राट अशोक के दादाजी द्वारा स्थापित किया गया था, लगभग आज से 2300 साल पहले, यानी कि अराउंड 300 BC के आसपास इसको स्थापित किया गया होगा। उनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही वाइज मैन सपोर्ट किया करते थे, जिनका नाम था चाणक्य, आचार्य चाणक्य, जिन्हें आप दूसरे नाम से कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं चाणक्य ने अपनी किताब में सम्मिलित किए हैं, और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं डायनेस्टी की। डायनेस्टी को दोस्तों हिंदी में खानदान भी कहा जाता है या वंश भी कहा जाता है। जब एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग रूलर्स बनते हैं वन आफ्टर वन, यानी कि एक के बाद एक जब रूलर्स बनते चले जाते हैं, उसी फैमिली को डायनेस्टी कहा जाने लगता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके पहले शासक थे। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसारा हुए। बिंदुसारा के बाद उनके बेटे सम्राट अशोक हुए। और सम्राट अशोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर थे मगध साम्राज्य के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अब आपके सामने एक मैप है दोस्तों। जो भी प्लेसेस काले बिंदुओं से अंकित है, वो मगध साम्राज्य के इम्पॉर्टेंट शहर हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं तक्षशिला, और हिंदुस्तान के बीचों बीच आप उज्जैन देख सकते हैं, और ईस्ट में आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र। ये 3 एक इम्पॉर्टेंट केंद्र हुआ करते थे
मगध साम्राज्य के। तो ये जो काले बिंदुओं से अभी हमने मैप पर देखा, ये थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है, इसका मुहाना इसकी तरफ खुलता था। मुहाना से मेरा अर्थ है दोस्तों कि यह है, अगर हमें हिंदुस्तान से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है तो हमें तक्षशिला होकर जाना होगा। इसी प्रकार जब नॉर्थ से साउथ इंडिया के अंदर ही हम लोग ट्रैवल करते थे तो रास्ते में बीच में उज्जैन भी आता था। अब ये इतने इम्पोर्टेंट शहर क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा चुने गए ऑफिशियल्स भी रहा करते थे, सारे मर्चेंट्स भी रहा करते थे, सारे क्राफ्ट पर्सन, किसान और हर्डर्स। हर्डर्स का अर्थ होता है दोस्तों जो झुंड में या ग्रुप में मवेशियों को पालते हैं, उन्हें हर्डर्स कहा जाता है। अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, दूसरे विलेजेस की बात करें जो कि मगध साम्राज्य में ही थे, उसमें जितने भी फार्मर्स थे, हर्डर्स भी थे, वो सब भी इनमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला में पाए जाते थे। और अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, जैसे यानी कि उज्जैन वाले पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है आज का, ये एक फॉरेस्टेड इलाका था, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जंगल मौजूद थे। तो यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो अलग अलग फॉरेस्ट के प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान एक बहुभाषी देश है, यानी कि मल्टी लिंगुअल जो है देश है। यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम बाद भाषा बदल जाती है। आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े एरिया बाद, यानी कि अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर चले जाएं तो आप भाषा चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई इंसान दिल्ली में रहता है तो दिल्ली से 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है नॉर्थ की तरफ तो वह हरियाणा में एंटर कर जाता है। हरियाणा में डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आप यूपी बिहार की तरफ चले जाते हैं दिल्ली से, तो वहाँ पर लैंग्वेज अलग है। तो यानी कि दोस्तों हर एक एम्पायर में, हर एक कस्बे में मोस्टली डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट उनका कल्चर था, डिफरेंट उनका पहनावा, डिफरेंट उनका खाना था। वो अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते थे, अलग अलग टाइप का कपड़ा खाना खाते थे। तो अब बात करते हैं एक एम्पायर किंगडम से अलग कैसे होता है। देखो, एक जो किंग होता है वो एक राज्य में ही राज करता है, वहाँ पर वो उस राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके ठीक विपरीत एक एम्परर, एक बड़ा शासक, बहुत सारे इलाकों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार जब इलाका बड़ा है तो उस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है आर्मी भी बड़ी चाहिए। तो आर्मी बड़ी चाहिए तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखो लिखा भी है कि एम्परर नीड्स मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स। वी ऑल नो किंगडम से बड़ा होता है एम्पायर एरिया वाइज, तो उसी लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती थी। दूसरा, इन्हें राजाओं को टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना पड़ता था। यानी कि तक्षशिला, क्योंकि अब सम्राट अशोक रोज़ाना तक्षशिला और उज्जैन तो नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए वो पाटलिपुत्र में बैठकर एडमिनिस्टर करते थे और तक्षशिला और उज्जैन में उन्होंने अपने अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को बिठा रखा था कि इन इलाकों में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। फिर फर्दर उन ऑफिशियल्स ने छोटे मोटे अपने ऑफिशियल्स और जो है अपॉइंट करके अलग अलग जो कि डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह और टाउन्स विलेजेस में भेज दिए कि आप वहाँ पर जाकर जो है टैक्स कलेक्ट कीजिए। लेकिन इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से देखा जा रहा था? पाटलिपुत्र से। सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे थे? सम्राट अशोक के द्वारा। और आपसे एक और जनरल नॉलेज का भी है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पाटलिपुत्र जो है दोस्तों वह पटना का पुराना नाम है, वह पटना का पुराना नाम है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि पटना का पुराना नाम क्या है तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। और आपसे कोई पूछे पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए पटना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे रूलिंग द एम्पायर की, यानी कि अब देखते हैं कि इस एम्पायर पर शासन कैसे चल रहा था या क्या यहाँ पर प्रक्रियाएं होती थी। अब एम्पायर क्योंकि बड़ा होता था तो अलग अलग एरिया अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। तो जो एरिया पाटलिपुत्र के अराउंड होता था वो तो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था।
यानी कि यहाँ पर तो जो ऑफिशियल्स थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स एंड हर्डर्स और क्राफ्ट पर्सन्स जो भी इलाके में मौजूद होते थे। तो मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स, इनको ऑर्डर भी था, इन बहुत सारे ऑफिशियल्स को ऑर्डर भी था, यदि कोई राज्य के नियमों को नहीं मानता है तो राजा उनको दंडित यानी कि उन्हें पनिशमेंट भी दे सकता था, और पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी किसी दे रखी थी? ऑफिशियल्स को ही दे रखी थी। और यहाँ पर राजा ने ऑफिशियल्स को सैलरी देना भी शुरू कर दिया था। अब आपको एक इतिहास में एक बात कही जाती है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैलरी सिस्टम शुरू किया था। मुझे नहीं लगता कि यह तथ्य सही है, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी पहले शासन किया करते थे, और इनकी शासन पद्धति में, इनके जो है कंट्रोल सिस्टम में सैलरीज देना शुरू कर चुके थे ये लोग। अब सैलरी जो थी वो रुपए में नहीं मिलती थी, मतलब आप ये समझ लिया, तो सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के जो भी उस टाइम पर मेटल उपलब्ध होगा उनकी फॉर्म में दी जाती थी, या फिर किसी को ज़मीन दे दी जाती थी सैलरी के तौर पर कि ये ज़मीन आपके लिए है, आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कर कर आप अपनी भरण पोषण कर सकते हो, या फिर उनको जानवर दे दिए जाते थे सैलरी के तौर पर। लेकिन मुख्यतः ये लोग चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और अदर मेटल्स के सिक्कों से सैलरी पाते थे। तो अब ऑफिशियल्स तो अपॉइंट कर दिए राजा ने, लेकिन क्या हो अगर इन ऑफिशियल्स के मन में लालच आ जाए, ये ग्रीडी हो जाएं? तो इसीलिए सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्पाई भी तैनात कर रखे थे एरियाज़ में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, तक्षशिला में बहुत सारे जासूस भी प्लांट कर रखे थे इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि कहीं ऑफिशियल्स कोई गड़बड़ी ना करता हो। और टाइम टाइम पर मैसेंजर्स को भेजा गया इनको शासन समझाने के लिए कि सम्राट अशोक क्या चाह रहे हैं या क्या सुपरवाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना सारा जो राज्य था, जो राज करते थे, वो अपने शाही परिवार के लोगों की सहायता से, उनके आइडियाज़ से, उनके एडवाइजेस से, और अपने सीनियर मिनिस्टर्स, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आचार्य चाणक्य एक सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे उनके कोर्ट में, ऐसे ही सम्राट अशोक के कोर्ट में भी काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनकी सहायता से वो अपना राज चलाया करते थे। अब हुआ क्या मित्रों, तक्षशिला और उज्जैन, इन इलाकों को प्रोविंसेस घोषित कर दिया गया, और यहाँ पर एक प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला और उज्जैन की तरह इसे एडमिनिस्टर किया जाने लगा। अब क्योंकि जो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल पाटलिपुत्र में होता था, वो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल तो इन जगहों पर नहीं हो सकता, क्योंकि सम्राट अशोक तो यहाँ मौजूद नहीं थे। तो इसीलिए टाइम टाइम पर रॉयल प्रिंसेस को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा गया, वहाँ के लोकल कस्टम्स को चेंज किया गया, और वहाँ पर जो भी कानून बनाया जाता था पाटलिपुत्र से, वह वहाँ पर फॉलो किया जाता था। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एरिया था, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में एक बहुत ही बड़ा एरिया था, तो इसीलिए तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों के रोड, और माफ़ कीजिएगा कच्चे रोड, पक्के रोड तो उस समय नहीं हुआ करते थे, कच्चे रोड और नदियों पर उन्होंने कब्जा करने की सोची, क्योंकि अगर रोड और नदियों पर और समुद्रों पर कब्जा हो जाएगा तो उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी, क्योंकि व्यापार के लिए सबसे बड़ी जो लागत होती है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि एक सामान कहीं पर पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उन्होंने इसलिए भी इन रोडों और नदियों पर कब्जा करने की सोची, ताकि इन जिस भी इलाके से गुजरे वहाँ के लोगों से ये टैक्स कलेक्ट कर सकें और ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सकें। दोस्तों, ट्रिब्यूट का अर्थ होता है जैसे आपका कोई फेवरेट इंसान है और आपको वो बहुत पसंद है, अचानक वह आपके सामने आ जाता है तो आप उसे अपनी ओर से कुछ भी आपका मनपसंद आप उसे एज अ गिफ्ट दे दोगे, तो ये क्या है? ट्रिब्यूट। अब ट्रिब्यूट कभी कभार तो अपने मन से दिया जाता था और कभी कभार जो है लेस विलिंगली दिया जाता था, क्योंकि सम्राट अशोक है, उनकी शान में गुस्ताखी कौन कर सकता था, तो इसीलिए कोई कोई लोग तो अपने मन से गिफ्ट दे दिया करते थे और कुछ लोग अपने मन से गिफ्ट नहीं दिया करते थे, मतलब दे दिया करते थे लेकिन उनका मन नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब थी, उसमें यह बताया है कि तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट का मुहाना था हमारे लिए, वहाँ पर ब्लैंकेट्स यानी कि कंबलों का बहुत ही बड़ा व्यापार हुआ करता था।
इसी प्रकार साउथ इंडिया में गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का बहुत बड़ा व्यापार था, क्योंकि आपने देखा भी होगा केरला और तमिलनाडु जैसे इलाकों में या साउथ इंडिया के इलाकों में हाथियों को सजाया जाता था सोने चांदी से, या अदर जानवरों को सजाया जाता है सोना चांदी से। यानी कि यहाँ पर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स बहुत ही आसानी से मिलते थे, या फिर इनको जो है व्यापार यहाँ पर होता था। इसीलिए इन रिसोर्सेज पर कब्जा हो जाए या इन रिसोर्सेज को एज अ ट्रिब्यूट हम पा सके, इसीलिए राजा सम्राट अशोक ने यह सोचा कि क्यों ना रोड और नदियों पर कब्जा किया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इनसे ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों, ट्रिब्यूट अगेन अगर आप ये बॉक्स पढ़ेंगे, इस बॉक्स में लिखा है कि टैक्सेस जो था, ट्रिब्यूट जो था वो टैक्सेस की तरह रोज़ाना कलेक्ट नहीं किया जाता था, वो रोज़ाना कलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन ट्रिब्यूट जो था वो इस तरीके से कलेक्ट किया जाता था कि लोग जो थे वो उन्हें अलग अलग चीज़ें जो थे गिफ्ट में दे दिया करते थे, मोर और लेस विलिंगली। यानी कि किसी का मन है तो दे दिया, और किसी का मन नहीं है तो भी दे ही दिया। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट के इलाके हुआ करते थे, उज्जैन के बारे में हमने बात की है, ये जो फॉरेस्ट के इलाके हुआ करते थे, लोग यहाँ पर रहते थे तो वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे। यानी कि ना तो उनके ऊपर कोई डायरेक्ट कोई कंट्रोल था या कुछ था, मतलब वो लोग अपने आप को मोर और लेस इंडिपेंडेंट मानते थे। बट लेकिन फिर भी सम्राट अशोक ये एक्सपेक्ट करते थे कि उनका इलाका, ये जो जंगल का इलाका है, उनके साम्राज्य में आता है, तो जो जंगल के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो उनको ट्रिब्यूट में कुछ दे दें। जैसे कि वो लोग ट्रिब्यूट में हाथी दे दिया करते थे पकड़कर, टिम्बर लकड़ियां दे दिया करते थे, शहद हनी वैक्स दे दिया करते थे मौर्यन ऑफिशियल्स को। तो ये उनकी सिर्फ क्या थी दोस्तों, उनकी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस थी, कोई दे देता था कोई नहीं देता था। और ये जो बॉक्स है दोस्तों, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ हमें इतना जानना है कि एक अम्बेसडर, एक विदेशी ट्रैवलर था मेगास्थनीज, जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर उनके कोर्ट में उनकी शासन व्यवस्था को समझने के लिए। और वहाँ किसने भेजा था? ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें भेजा था। तो मेगास्थनीज अपनी किताब में लिखता है, जो उसने वहाँ कोर्ट में देखा, उसने कहा कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो हर एक फेस्टिवल जो थे बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे। उनको एक गोल्डन पैलंक्विन में कैरी किया जाता था, यानी कि सोने की पालकी में कैरी किया जाता था। उनके चारों तरफ हाथी चलते थे, और आर्म्ड जो है लेडीज़, मतलब कुछ औरतें होती थी जो हथियार बंद होती थी, जिनका हथियार होता था, चारों तरफ उनके वहाँ होता था। और उनको गार्ड्स उनको 24 घंटे उनको घेरे रखते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हो सकता था कि ग्रैंड ओकेजन के समय पर कोई भी आकर उन पर हमला कर दे और सम्राट अशोक की जान चली जाए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जान चली जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए उनको सराउंडेड किया जाता था आर्म्ड विमेन और आर्म्ड मेन से। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बहुत सारे ट्रेंड पैरट्स भी हुआ करते थे, जो बोलना सीखते थे, जो बोलना जानते थे, जिनको ट्रेन किया जाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पर आपको देखना चाहूँगा दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी, हालांकि उनके महल में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी एक कमरे में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे। हाँ जी, 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे, क्योंकि उन्हें यह शक था कि यदि किसी को उनकी एक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है, उनके रूटीन के बारे में पता चल जाता है, तो उन पर हमला होने की आशंकाएं हैं। और इतने बड़े बड़े टावर्स थे मगध साम्राज्य में, पाटलिपुत्र में, इतना ब्यूटीफुल शहर है बेसिकली पाटलिपुत्र। यहाँ पर बड़े बड़ी दीवारें हैं जिनमें 64 गेट्स हैं, 570 टावर्स हैं, और जो हाउसेस हैं वो 1 या 2 स्टोरी के बने हुए हैं, लकड़ियों से भी बने हुए हैं, ईंटों से भी बने हुए हैं। और जो किंग का पैलेस था, वो लकड़ियों से बना हुआ था, स्टोन कार्विंग से बना हुआ था। उनके आसपास गार्डन सराउंडेड थे, उनको चिड़ियाएं और पक्षी रखने का काफ़ी शौक था सम्राट अशोक को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। बार बार सम्राट अशोक का ही नाम आ रहा है क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इस ग्लिच के लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं
अशोक अ यूनिक रूलर, सम्राट अशोक जैसा कोई भी नहीं हुआ है दोस्तों इतिहास में, इसीलिए उन्हें यूनिक रूलर कहा जाता है, अद्वितीय, यानी कि इनके जैसा और कोई नहीं है। जो बहुत फेमस मौर्यन रूलर हुए हैं वो हैं सम्राट अशोक, क्योंकि उन्होंने वही पहले रूलर हैं जिन्होंने जिन्होंने अपने मैसेजेस को फैलाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस सम्राट अशोक की प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जो कि संस्कृत की एक डायलेक्ट है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। जैसे हिंदी की जो स्क्रिप्ट होती है वह देवनागरी होती है, इसी प्रकार प्राकृत की जो स्क्रिप्ट होती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के वॉर इन कलिंगा के बारे में। मैंने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था दोस्तों कि सम्राट अशोक का जीवन बदल गया जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग की लड़ाई लड़ी, कलिंग जो था बेसिकली पुराना नाम है ओडिशा का, जो कि आप जानते हैं एक कोस्टल एरिया है। अशोका ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी और कलिंग को जीत लिया। वो इतना ज़्यादा हॉरिफाई हो गए थे, इतने ज़्यादा हॉरिफाई हो गए थे, उन्होंने देखा कि इतना वायलेंस फैल गया है, इतना खून बहा दिया गया है, इतना ब्लडशेड हुआ है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इतिहास में वह पहले किंग हुए हैं जिन्होंने कोई वॉर जीतने के बाद, एक इलाका जीतने के बाद गिव अप कर दिया, यानी कि गिव अप कर दिया कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार इनके अलावा आज तक कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसने क्योंकि देखो कोई भी इलाका जब कोई जीतता है तो वह अपने इलाके को उसे कंट्रोल में लेकर उसे बढ़ा लेता है, एक्सपैंड कर लेता है। लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें इंसानी जीवन की कीमत समझ में आ चुकी थी। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों बेगुनाह लोग मारे गए थे साम्राज्य में, और इस युद्ध के कारण सम्राट अशोक के मन में एक परिवर्तन आया कि नहीं, मुझे अब इंसान की जान की परवाह जो है करनी चाहिए, अब मुझे इतना ब्लडशेड नहीं करना चाहिए। यही वो पॉइंट ऑफ टाइम था दोस्तों जहाँ पर उन्होंने ये तय किया कि अब वह हिंदुज़्म को त्याग कर बौद्धिज़्म को जो है प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सम्राट अशोक ने अशोक धामा की जो है स्थापना की। अब ये अशोक धामा क्या है? धामा बेसिकली धर्म शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे हमारे हिंदू समाज में वैसे तो एक भ्रांति फैलाई हुई है कि हमारे यहाँ बलि का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जानवरों की जान ली जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनातन धर्म हिंदुज़्म ये कभी नहीं कहता कि आप किसी जानवर की बलि दो, किसी जानवर की जो है जान लो। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हिंदूज़ जो हैं वो किसी युद्ध पे जाने से पहले किसी जानवर की बलि देते हैं। जैसे अभी एक एपिक मूवी साल 2015 में रिलीज़ हुई थी, बाहुबली। उसके जो सम्राट थे, जो भल्लाल देव जो राजकुमार थे, उन्होंने बलि की बकरी कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एक भैंसे की जान ले ली। लेकिन उसके ठीक विपरीत बाहुबली ने उसकी जान नहीं ली भैंसे की, और जबकि अपना रक्त समर्पित कर दिया माता के चरणों में। तो सम्राट अशोक ने यही कहा, क्योंकि धामा में यानी कि धाम में ना तो किसी गॉड या किसी गॉडेस की पूजा होती थी और ना ही कोई सेक्रीफाइस की परफॉर्मेंस होती थी। अब सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम जानवर की ही बलि लेने को सेक्रीफाइस कहें। यज्ञ को भी सेक्रीफाइस कहा जाता था, क्योंकि हम इसमें आम की लकड़ियाँ, घी और जो हवन सामग्री होती है उसका भी सेक्रीफाइस करते थे। तो सम्राट अशोक को यह बात समझ में आई कि जिस प्रकार एक बाप, एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, इसी प्रकार सम्राट अशोक की भी यह कर्तव्य है कि वह अपने सब्जेक्ट्स, अपने विचारों को टीच करे, प्रीच करे अपने साम्राज्य में। तो इसीलिए ये बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स सम्राट अशोक को उनके साम्राज्य में ही झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनके साम्राज्य में बहुत ही अलग अलग धर्म के लोग रहा करते थे। हिंदूज़ जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो हिंदूज़ ने उनको काउंटर किया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, हमारे यहाँ सेक्रीफाइस नहीं होगा, हम तो करेंगे क्योंकि हमारे धर्म में या हमें यही सिखाया गया है। तो इसीलिए सम्राट अशोक ने बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हुए। सम्राट अशोक ने क्या किया, उन सभी को समझाया, उन सभी को शांतिपूर्वक समझाया कि एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना
स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट करना ये भी पाप होते हैं। और जितने भी फैमिलीज़ में क्वारल चल रहे हैं, जितने भी फैमिलीज़ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो सम्राट अशोक ने उनको भी सुलझाने का बीड़ा उठाया। तो सम्राट अशोक ने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना बंद करवाया, स्लेव्स और जो कि सर्वेंट्स हैं उनके साथ बुरा बर्ताव देना बंद करवाया, जो भी परिवार में या आपस में मतभेद है उनको दूर करवाया। अशोका को लगा कि ये उनका कर्तव्य है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने बहुत सारे, अब ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी मुहिम में बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर लिया और उन ऑफिशियल्स को कहा जाता था धम महामट्टा। धाम के महामत्ता उनको कहा जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, धाम के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा सम्राट अशोक ने पिलर्स और पत्थरों पर भी अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब्ड किया। ऑफिशियल्स को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जो लोग राज्य में पढ़े लिखे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए कि वो हमारे मैसेजेस, हमारे विचारों को पढ़ें और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे मैसेंजर्स भी भेजे जो उनका आइडिया धाम के बारे में जो था वो अलग अलग दूर दराज के देशों में फैला सके, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने धाम के आइडियाज़ को फैलाने के लिए ऑफिशियल्स या मैसेंजर्स को भेजा था। जब सब कुछ ठीक था, चल रहा था दोस्तों, तब सम्राट अशोक ने यह देखा कि उनकी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे जो है बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए सम्राट अशोक ने देखो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रोड्स बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए, वेल्स को डिग करवा दिया, रेस्ट हाउसेस बिल्ड करवाए। जो भी ट्रैवलर्स होते थे, जो दूर दराज के देशों से ट्रैवल कर कर आते थे, वो थक जाते थे, तो इसीलिए उनके आराम के लिए रेस्ट हाउसेस का निर्माण करवाया। इसके अलावा जानवरों और इंसान दोनों के मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है अरेंजमेंट उन्होंने करके दिया साम्राज्य में, ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग। सम्राट अशोक जो थे वो बहुत सारे रिचुअल्स और क्योंकि जब वो हिंदू धर्म में थे, तो मैं उन्हें क्रूर शासक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रूर तो वो नहीं थे। उन जैसा अशोका द ग्रेट रूलर जैसा तो आज तक रूलर ही नहीं हुआ है, क्योंकि क्रूर शासक भी हुए हैं उनसे पहले। तो इस क्रूरता को ही ख़त्म करने के लिए सम्राट अशोक ने धाम की शुरुआत की। और वो क्योंकि इन रिचुअल्स को पहले किया करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती थी कि ये चीज़ें गलत हैं, कि किसी की जान लेना इंसान के हक में नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है। जन्म देना और जान लेना ये सब ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और सम्राट अशोक ने भी लॉर्ड बुद्धा के बताए हुए रास्ते अपनाए और आगे चलकर वो एक महान सम्राट या महान राजा बने। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। तो लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इस नोट्स को तैयार किया है और काफ़ी प्रयास किया है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और धन्यवाद करता हूं मेरा उन सभी दोस्तों का, मेरे उन सभी समर्थकों का जो मेरी इस मुहिम में मेरे साथ हैं। और हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू।